बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो लेक्चर में मैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले हमने वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक एम्पलीफायर्स को देखा था। तो वोल्टेज शंट फीडबैक जो एम्पलीफायर, अगर हम सर्किट डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें जो इन्वर्टिंग साइड है वहाँ पर हमने इनपुट दिया है। ठीक है, जो भी इनपुट सिग्नल है दिस इज़ वी इन, ये ऑप एम्प है। इसकी जो पॉजिटिव इनपुट साइड है जो कि नॉन इन्वर्टिंग कहलाती है साइड, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और इन्वर्टिंग साइड पे जो V2 टर्मिनल है उसके साथ इस तरह से वो फीडबैक सर्किट हमने इम्प्लीमेंट करा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप इस साइड पर है और जो वोल्टेज ड्रॉप राइट साइड पर है वो V2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए इसको वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर कहा जाता है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो इनपुट करंट है, जो सिग्नल से इनपुट है वहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट R1 में से गुजर कर फिर इस पॉइंट से V2 से जो है वो डिवाइड हो रहा है दो हिस्सों में, IB प्लस IF। अब IB जो करंट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होने की वजह से जो भी एम्पलीफायर है वो इनफाइनाइट होती है, इतनी ज़्यादा होती है तो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट लेते हैं, वो ओपन होती है। तो IB या पॉजिटिव साइड पर V1 पे जो भी IB1 फ्लो हो रहा है या IB2 कह लें इसे, तो जितना भी IB है वो ज़ीरो होगा। जब वो ज़ीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि V1 और V2 भी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम KCL अप्लाई करें I इन जो कि डिवाइड हो रहा है बराबर होगा इज इक्वल्स टू IB प्लस IF, तो IB की वैल्यू तो ज़ीरो है तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली I इन बराबर हो जाएगा IF के। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर अजम्पशन करके लिख दी है। ठीक है, और इसका रीज़न भी बता दिया कि क्यों है ऐसा। तो I इन जब बराबर हो जाएगा IF के तो हमें I इन की वैल्यू तो बहुत आसानी से पता है कि करंट I इन बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक तो वी इन है और माइनस V2 है, तो वी इन माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। तो हमने इसी तरह से वही ओम्स लॉ अप्लाई करना है राइट साइड पर भी। तो IF की वैल्यू V2 माइनस V0 के बराबर होगी और डिवाइडेड बाय RF, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है दिस इज V0 और वही फीडबैक हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस की मदद से अब हम ये देखेंगे बट V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V0 डिवाइड बाई A, ये क्या चीज़ है? यानी ये वो ओपन लूप गेन का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर कि A को आप इधर ले जाएं और जो VID है जो कि इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये वही फॉर्मूला है। तो VID की जगह पे हमने V1 माइनस V2 कर दिया, तो V0 अपॉन A आ गया पे, सिंस V1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, क्योंकि जो V1 है वो हमने डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और V2 की वैल्यू हमने निकालनी है, सही है। और V2 की वैल्यू निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर एक्सप्रेशंस में हमने ये वैल्यूज लिखी हैं वो हमने यहाँ पे इनमें इनपुट करनी होगी इसकी वैल्यू। जैसे V इन प्लस V0 अपॉन A कैसे हो गया, इसलिए कि जो V2 की वैल्यू है वो V2 की वैल्यू हमने यहाँ पे भी रखी है और V2 की वैल्यू हमने यहाँ पे भी रखी है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग साइड पर है, इसलिए माइनस साइन जो है शो कर रहा है कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल से। तो दोनों साइड पर जब हमने V0 A रख दिया उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो सिंपल जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आप शिफ्ट कर दें और ए का एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि जो AF है वो क्लोज लूप गेन है जो कि हम वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर्स का हमने कैलकुलेट करना है।
तो ए एफ का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे अजम्पशन के बाद, अजम्पशन हमने वही करनी है कि जो ए आर वन है ओपन लूप गेन है और इंटू आर वन, ये इतना हाई है इसकी वैल्यू कि आर वन प्लस आर एफ का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको बराबर ले लेते हैं ए आर वन के। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर एफ अपॉन आर वन जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन के लिए। अब हमने इसका एक और एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए हम ये जो इक्वेशन है इसी को यूज़ करेंगे जैसे हमने वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए करी थी, और वहाँ पे आर वन प्लस आर एफ से डिवाइड कर दिया था बोथ साइड्स को। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या कर रहा है कि अगेन आर वन प्लस आर एफ डिवाइड करो और आर वन प्लस आर एफ यहाँ पे डिवाइड करें तो ये वन हो गया, और ए आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर एफ करें तो ये एक्सप्रेशन पूरा इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद हमने एक नया नाम दिया आर एफ अपॉन आर वन प्लस आर एफ, जो कि के है, और के जो है वो एटेन्यूएटर है, एटेन्यूएशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से जो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर एफ है ये हमें पता है कि बी के बराबर होता है। तो बी जो है वो फीडबैक जो सर्किट है, फीडबैक जो एलिमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है उसका जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, या उसका आप गेन कह लें फीडबैक का, तो वो जो है बी कहलाता है। के जो है वो वोल्टेज एटेन्यूएशन फैक्टर है। एटेन्यूएशन का मतलब है कि डिक्रीज करना, डिग्री में, सही है। तो अब हमने क्या करा है कि ए बी जो है वो वन से बड़ा है। ठीक है, इसलिए कि ए की वैल्यू अगेन बहुत हाई है, तो ए बी की वैल्यू अगर हम वन ऐड भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ए बी ही रहेगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो फॉर दी सिंप्लिसिटी हम इसको अगेन इक्वेट कर रहे हैं ए बी से। तो ए बी जब हम यहाँ रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस के अपॉन बी बचेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आ चुके हैं ए एफ के, क्लोज लूप फीडबैक जो है वो गेन के ए एफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। तो उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे कि ए एफ बराबर होता है माइनस के अपॉन बी के और इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन के। ठीक है, और ए एफ की वैल्यू हमें पता है कि ये बराबर होती है वी नॉट डिवाइड बाय वी इन के, तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन, तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और माइनस के अपॉन बी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी इन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, उसी जो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर था उसको हमने डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे उसको देखा, यहाँ पे हम डिफरेंशियल हमने इनपुट दिया, यानी दोनों साइड्स पर हमने इनपुट दिया है। एक है वी एक्स और एक है वी वाई। वी वाई जो है वो नॉन इन्वर्टिंग साइड है और वी एक्स जो है वो इन्वर्टिंग साइड पर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें मेक श्योर करनी है कि आर वन और आर टू दोनों बराबर है, आर एफ और आर थ्री की वैल्यूज़ भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये इसका अपना अलग फीडबैक सर्किट है और इसका अलग यहाँ पे फीडबैक सर्किट है। तो अब हमने इसका एनालिसिस इस तरह से करना है कि ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन है ये कैसे हमने ड्राइव किया है, इसको हमने देखना है यहाँ पर कि आंसर क्यों आएगा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन और वी एक्स माइनस वी वाई। वी एक्स माइनस वी वाई इज एक्चुअली दी वी आई डी इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, इसको हम वी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे वी वन है और ये वी टू है। तो अब हम देखते हैं इसको। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि वी एक्स को अगर हम ज़ीरो कर देते हैं तो ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना ये बिहेव करेगा एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर मैं वी वाई को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है जो वी वन वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो वी वन ख़त्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, यही बात यहाँ पे वर्डिंग्स पे जो है वो लिख दी है मैंने। तो अब वोल्टेज गेन हम देखते हैं कि यूजिंग दी सुपरपोजिशन थ्योरम। जो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि दोनों जो सोर्सेस हैं इनका कंबाइन इफेक्ट क्या है इस सर्किट में, तो हम बारी बारी देखेंगे और फिर उनका जो आउटपुट है ड्यू टू दी एक्स इनपुट और ड्यू टू दी वाई इनपुट वो अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को सम कर देंगे, तो वो सुपरपोजिशन जो थ्योरम है उसके थ्रू हम एक रिलेशनशिप निकाल लेंगे जो कि इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने वी वाई को ज़ीरो कर दिया
तो वी वाई का मतलब है कि यहाँ वोल्टेज सोर्स जीरो हो गई है। तो जीरो होने की वजह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन चुका है ये। तो उसका नाम हमने रखा है कि वी नॉट इज द आउटपुट ड्यू टू द इनपुट वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आर एफ अपॉन आर वन इन टू वी एक्स। वी एक्स क्या चीज़ है? इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट बराबर होता है, हमें पता है, ए एफ के। और एफ का एक्सप्रेशन हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करा है कि माइनस आर एफ अपॉन आर वन होता है। तो वो एक्सप्रेशन हमने उठा के यहाँ रख लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने ड्यू टू दी वी एक्स इज इक्वल टू जीरो एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये बिहेव करेगा, और यहाँ से हमें आउटपुट एक्सप्रेशन निकालना है वी ओ वाई का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि R2 R3 ये फीडबैक रजिस्टर्स है। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो V1 की वैल्यू के लिए हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया, R3 इंटू वी वाई, यानी इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल जो सम है रेजिस्टेंस का फीड जो इनपुट सर्किट में, तो R2 प्लस R3 हमने उसको कंसीडर कर लिया। अब हम अगेन यहाँ पे जो इसका एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज है ड्यू टू द इनपुट वी वाई, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज विच इज V1, और V1 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। और अगर आप इसको याद करें कि जो इन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो गेन हमने ड्राइव करा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन के ही बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, V1 की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या करा है कि V1 की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी है, तो ये टोटल ओवरऑल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। सही है, क्योंकि V1 के अंदर Vy था, तो Vy यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक अजम्पशन ये करनी है जो सर्किट में हमने मेंशन करी थी स्कीमेटिक में, कि R1 की वैल्यू R2 के बराबर है, RF की वैल्यू R3 के बराबर है। तो आप इसको जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो फाइनली आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, और V नॉट y वो आउटपुट है ड्यू टू दी y इनपुट व्हेन vx इज जीरो। तो rf अपॉन r1 vy हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी दोनों आउटपुट्स को ऐड अप करेंगे। तो जब हम दोनों आउटपुट्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास यही फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि वी ओ एक्स का जो एक्सप्रेशन था वो माइनस आर एफ अपॉन आर वन था। तो आर एफ अपॉन आर वन जब हम बाहर निकाल लेंगे तो वी एक्स जो है वो क्या कहते हैं, इस तरह से आ जाएगा, और माइनस वी वाई यहाँ आ जाएगा, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस स्लाइड में देखें कि वी एक्स कैसे कैलकुलेट करा है। तो वी ओ एक्स हमने इस तरह से निकाला है, माइनस आर एफ अपॉन आर वन और वी एक्स। तो जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, जिसका मतलब है कि जो भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा जब वो वोल्टेज आगे जाएगा तो वो इन्वर्ट होके जाएगा। ठीक है, और फीडबैक जो है वो नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए माइनस साइन इट शोज दैट कि जो आउटपुट वोल्टेज है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनपुट के मुकाबले में। तो वी एक्स माइनस वी वाई इज दी वी आई डी इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, जिसको हम वी एक्स माइनस वी वाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं वी एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन, और ये जो है अगर आप इस वी एक्स वाई को अगर यहाँ पर लेकर आ जाए तो ये वही ए एफ बन जाएगा, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, और वी आई डी, तो ये हमारा जो है ये गेन बन जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं, और इस गेन का नाम हमने रखा है ए डी। ए डी क्या है? द गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज द सेम एज दैट ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी वी नॉट अपॉन वी एक्स वाई माइनस आर एफ अपॉन आर वन। इसका नाम हमने ए डी रखा है, वरना पीछे जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं उसमें हमने जो नॉर्मल एम्पलीफायर को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ए एफ की बात करते हैं या ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज शंट की हमने बात करी तो सिर्फ उसको शो करने के लिए कि भाई ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद वन ओप एम्प, और जो कि वोल्टेज शंट सीरीज सॉरी वोल्टेज शंट जो नेगेटिव फीडबैक है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। तो इसी को हम आगे न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना ये बात ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर वी आउट डिवाइडेड बाय वी आई डी होता है तो ये ओपन लूप का गेन है। ठीक है,
और अगर यहाँ पे वी इन आ जाएगा, सिंपली वी इन, तो उसका मतलब है कि ये क्लोज लूप जो है उसका गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओपन लूप गेन निकाला है किसका, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का विद ओप एम्प एंड फॉर वोल्टेज शंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस जो फीडबैक की है वो देख लेते हैं। वो क्या है यहाँ पे कि Vx के लिए अगर Vy अगर जीरो है तो Vx साइड पर जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो एक्चुअली R1 के बराबर ही होगी। इसी तरह से अगर Vx को जीरो कर दें तो नॉन इन्वर्टिंग साइड पर जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो R2 प्लस R3 के ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोथ R1 एंड R2 प्लस R3 कैन बी मेड मच लार्जर देन द सोर्स रेजिस्टेंस सो दैट द लोडिंग ऑफ द सिग्नल सोर्सेज डज नॉट ओकर। यानी इनको हमने इतना हाई रखना है कि इनकी जो करंट सोर्सिंग है, जो इनपुट साइड से इनपुट सोर्स से जो आ रही है वो ज़्यादा करंट सिंक ना हो, क्योंकि ओपैम जो है इसकी पूरा परफॉर्मेंस है वो इस तरह से कि ये सिंक और जो सोर्स है ना वो 20 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करता नहीं। तो डिज़ाइनिंग में हमें ये मेक श्योर रखना होता है कि इनकी वैल्यू हमने इतनी हाई रखनी है कि ये 0.2 मिली एम्पेयर या 0.1 मिली एम्पेयर इसके अराउंड ही रहे। मिनिमम सोर्स एनर्जी जो है वो इनपुट सिग्नल की वो वेस्ट ना हो, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने कि इन दी सर्किट जो गिवन फिगर है R1 R2 के बराबर है, RF R3 की ये वैल्यू है एंड द ओपैम इज 741C। अब व्हाट आर दी गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर, जबकि कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इफ Vx इज इक्वल टू दिस एंड Vy इज इक्वल टू 3 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव्स एट 100 हर्ट्ज। अब हमें यहाँ पे R1 R2 RF की जो हमें वैल्यूज गिवन है, फिर हमें Vx और Vy को अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें देख के इसको अंदाज़ा लगाना है कि ये जो एम्पलीफायर है, अगर फिगर हमारे सामने होगी तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज शंट है ये। तो यहाँ पे AD की जो फॉर्मूला है वो अगेन वही लगेगा, माइनस RF अपॉन R1, तो हमारे पास जो गेन आ जाएगा वो -10 आ जाएगा। इसी तरह से इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो R1 के बराबर होगी और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों के सम के बराबर होगी, तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए दिया है, तो Vx और Vy की वैल्यूज हमें गिवन है और RF अपॉन R1 जो है वो भी हमें गिवन है, तो उससे हमने यहाँ पे 3 वोल्ट आउटपुट पीक टू पीक साइन वेव एट 100 हर्ट्ज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम जो ओपैम है उसकी जनरल लीनियर एप्लीकेशन को देखेंगे, जैसे ये समिंग एम्पलीफायर कैसे बन जाता है, स्केलिंग कैसे बन जाती है एंड एवरेजिंग एम्पलीफायर ये कैसे बन जाता है। तो जो वोल्टेज शंट जो टाइप हमने स्टार्ट करी थी कैटेगरी, उसी के अंदर ये कैटेगरी आती है समिंग स्केलिंग एवरेजिंग। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो V2 है वो इसी तरह से कि जो ओवरऑल जो वोल्टेज है वो इसके पैरेलल में जो भी इनपुट सिग्नल्स हैं, इसी तरह से जो फीडबैक आ रहा है वो भी आ रहा, तो V0 जो है वो इसके साथ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ये याद रखिएगा कि जो समिंग एम्पलीफायर है या स्केलिंग या एवरेजिंग, वो सब के सब जो है वो इन्वर्टिंग साइड पर ही उसको इनपुट देना है। यानी ये 3 टाइप्स ऑफ इनपुट सोर्स हैं प्लस VA VB VC, उनका जो करंट फ्लो हो रहा है जो रेजिस्टेंस है वो RA है तो IA करंट होगा, RB है तो IB होगा, RC है तो IC होगा। इसी तरह यहाँ पे जो करंट गुजर रहा है वो IF है, और ये जो करंट यहाँ पे सिंक हो रहा है ओपैम के अंदर, और इसी तरह यहाँ से जो सिंक हो रहा है, ये दोनों के दोनों जीरो है। आउटपुट एक्सप्रेशन ये किस तरह से हमने कैलकुलेट करा है वो हम इस स्टेप में देखेंगे। बस सिंपली आपने ये देखना है कि जो प्लस और यहाँ पे जो रेफरेंस जो रेजिस्टेंस दिए ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है वो इन चारों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो जब भी हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना उसी के ओवरऑल करीब करीब आती है टोटल नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फिगर शोज द इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन विद 3 इनपुट्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फीडबैक रजिस्टर RF एंड द इनपुट रजिस्टर्स RA RB एंड RC द सर्किट। यानी यहाँ पे ये बताया कि जो समिंग एम्पलीफायर है और स्केलिंग एम्पलीफायर है या उसको वेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं, और एवरेजिंग एम्पलीफायर, ये तीनों टाइप्स इन RA RB RC की सिलेक्शन पर डिपेंड करती हैं। और वो किस तरह से करती हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
यहाँ पे सबसे पहले जो KCL है उसको देख लेते हैं कि IA प्लस IB प्लस IC ये एडअप हो रहा है इस ब्रांच पे, और फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है IF और IB जीरो में। तो IB तो जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन IF के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये दोनों करंट जब जीरो है तो यहाँ पे तो क्या कहते हैं, ये वर्चुअल ग्राउंड बन जाता है, और तो V1 और V2 दोनों की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस ही वजह से अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो जितने करंट हमने यहाँ पे लेबल लगाए उनके V अपॉन आर का फॉर्मूला यहाँ पे रखना है। तो VA अपॉन RA आ जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VB अपॉन RB आ जाएगा, VC अपॉन RC आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस V नॉट अपॉन RF आ जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक रजिस्टर है उसका भी यही फॉर्मूला होगा। सो V नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, अब यानी यहाँ से RF आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं और माइनस भी उधर ले जाएं, तो ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर RF हर जगह आ जाएगा, ठीक है। तो और आप चाहें तो RF को बाहर कॉमन निकाल के VA अपॉन RA भी कर सकते हैं, और VB अपॉन RB भी कर सकते हैं, और VC अपॉन RC भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही इसका आउटपुट एक्सप्रेशन है, जो क्या कहते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे कि ये समिंग एम्पलीफायर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा क्या करा है कि ये समिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, और हम ऐसी क्या सेकंड चेंजेस करेंगे कि ये स्केलिंग या वेटिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, और लास्ट में ये एवरेज एम्पलीफायर बन जाएगा। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन ये कंसीडर करा है कि RA RB RC को हम R के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दिस मीन्स दैट द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द नेगेटिव सम ऑफ ऑल द इनपुट टाइम्स द गेन ऑफ द सर्किट RF अपॉन R, हैज द सर्किट इज कॉल्ड अ समिंग एम्पलीफायर। यानी जब आप इस फॉर्मूले के अंदर RA RB और R पर ले जाएंगे तो आप देखें RF अपॉन R टाइम्स जो है वो समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो बराबर हो जाएगा माइनस RF अपॉन R टाइम्स ऑफ द सम ऑफ दी थ्री इनपुट्स, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट जो स्टेटमेंट थी उसको इजी करके मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से समिंग एम्पलीफायर बन गया कि जितने भी आपने इनपुट वोल्टेज दिए वो सब के सब यहाँ पे एड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको डिजाइनिंग यानी असाइनमेंट में दी गई है, और इसी को देखकर ही आपने समिंग एम्पलीफायर अप्लाई करना होगा वहाँ पे। तो पेपर में भी ये एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे अगर हम गेन ऑफ द सर्किट 1 अगर हमें रखना है तो हमें सिंपली पता है क्या करना होगा, RF की वैल्यू भी R के बराबर कर दें, यानी इन सब के बराबर कर दें तो R से R कैंसिल हो जाएगा और खाली माइनस टाइम VA प्लस VB प्लस VC बच जाएगा। यानी अगर कभी आपको ऐसा समिंग एम्पलीफायर बनाना हो जो कि यूनिटी उसका फीडबैक आपके लिए यूनिटी गेन रखना हो, तो सिंपली आपने RF को भी बराबर कर देना है RA RB RC के, तो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, जो आप इनपुट देंगे वो सिंपली वो उसमें एडअप होगा, और नेगेटिव टाइम जो है वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्केलिंग की बात करेंगे और वेटेड एम्पलीफायर की बात करेंगे। इसके अंदर ये होता है कि सारी की सारी रेजिस्टेंस एक दूसरे से नॉट इक्वल होती हैं, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी आपने ये मेक श्योर करना है कि RA को अलग रखना है, RB को अलग रखना है, RC को अलग रखना है, और RF की वैल्यू भी वो बिल्कुल अलग होगी, इनमें से किसी के बराबर नहीं रखनी है आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी RA होगी उसके हिसाब से उसका करंट होगा, अलग होगा। RB की वैल्यू जो है वो उसकी अपनी वेट होगा, RC का अपना वेट होगा। तो ये ओवरऑल ये मिलकर इस एक्सप्रेशन के अंदर एडअप होंगे, और V नॉट को नेगेटिव टाइम जो है ये इम्पैक्ट डालेंगे, तो इसलिए इनको हम स्केलिंग और वेटेड एम्पलीफायर कहते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बहुत आसान है, क्योंकि सर्किट तो सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस को हम वेरी कर रहे हैं। इसी तरह से आप एवरेजिंग एम्पलीफायर को देखें, एवरेजिंग एम्पलीफायर भी बहुत ही सिंपल एम्पलीफायर है। इसमें हम क्या करते हैं कि RA RB RC को हम R के बराबर रख देते हैं। तो जब ये R के बराबर आ जाता है तो RF की वैल्यू हमने क्या रखनी है कि इन एडिशन द गेन बाय विच ईच इनपुट इज एम्पलीफाइड मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, ओवर द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो यानी RF की वैल्यू तो हमने 1 रखनी है, और R जो है वो क्या कहते हैं, हम कुछ भी वैल्यू रख देते हैं। तो जो भी इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना गेन, वो क्या आएगा, अगर आप इक्वेशन में ये चीज़ रख दें उठा के,
तो अब आप देखें कि आर एफ की वैल्यू तो आपने कर दी है 1, सही है, और जो एन है उसकी वैल्यू नंबर ऑफ इनपुट्स को देखकर आपने एन की वैल्यू पुटअप करनी है। तो जो एक्सप्रेशन था हमारा प्रीवियस, अगर आप उसको याद करें, वो क्या था, यानी हम यहाँ से देख लेते हैं कि आर एफ की वैल्यू आप यहाँ से कॉमन निकाल लें बाहर, और आर ए आर बी आर सी जो है वो आर के बराबर होगा, तो आर एफ अपॉन आर, ये एक्सप्रेशन था प्रीवियसली, और अब उसके अंदर हमने आर एफ की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है, और नीचे जो एन है वो एक्चुअली नंबर ऑफ इनपुट्स को देखकर डिसाइड करना, तो यहाँ पे 3 इनपुट्स है तो हमने 3 लिख दिया। तो उसके बाद ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है देखें वो ये बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस टाइम वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी डिवाइडेड बाय 3। तो ये एवरेज इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको सम करके उनकी क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो वी ए वी बी एंड वी सी कैन बी ए सी और डी सी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में ये कहीं भी गिवन नहीं है कि ये समिंग एम्पलीफायर है या एवरेजिंग एम्पलीफायर है या वेटिंग एम्पलीफायर है। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को देख के गैस करना होगा कि आर ए आर बी और आर सी को तो हमने बराबर कर दिया, आर एफ को डिफरेंट लिया 1, तो 1 देख कर ही आप ये समझ जाएं कि आर एफ की वैल्यू जब 1 आएगी तो किलो से किलो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर ए आर बी आर सी की जगह पे आर है तो खाली 3, तो 1/3 बचेगा। तो 1/3 इज एक्चुअली दी नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, और जितने इनपुट्स हैं उन सब की तीनों की वैल्यू जो है वो हमने ऐडअप कर दी है, और ऐडअप करने के बाद तो आंसर जो निकलेगा वो एक्चुअली एवरेज ही होगा, क्योंकि ये के से के कैंसिल हो गया, 1/3 तो 3 इधर आ गया। तो आप याद करें अभी हमने जो पढ़ा है कि जितने वोल्टेज इनपुट्स का सम है उसको टोटल क्वांटिटी से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज होगा फाइनली। तो -2 वोल्ट जो है वो इसका आंसर है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू दी एवरेज ऑफ 3 इनपुट्स विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो हम इंटीग्रेटर को देखेंगे, और ये मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ताकि बहुत लंबी जो है वो वीडियो ना हो, तो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है।